बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, कल कौमी असम्बली में एक बिल मंजूर हुआ जिसके तहत कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर अपने असासे 1 साल तक खुफिया रखने की इजाज़त दी गई। ये बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने पेश किया, जिसके जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में अहम तरमीम की गई हैं। नए कानून के तहत कोई भी रुकन पार्लियामेंट अगर ये साबित करे कि उसकी या उसके ख़ानदान की जान को हकीकी खतरा लाहक है तो वो अपने असासों की तफसीलात खुफिया रखने की दरख्वास्त दे सकता है। ऐसी दरख्वास्त अगर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट मंजूर कर ले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मालूमात को 1 साल तक आवाम से पोशीदा रखने का पाबंद होगा। इस कानून साजी के तहत इंतखाबी क़वानीन से मुतालिक अहम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि FCC को दे दिए गए हैं। अब इंतखाबी तनाज़ात या जो अपील्स होती हैं या जो कानूनी तशरीहात में बुनियादी इख्तियार जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चला गया। तरमीम के नतीजे में इलेक्शन एक्ट की शिक 155 में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शामिल कर दिया गया। इसी तरह शिक 202, 212 और 232 में भी अहम तरमीम करके FCC के किरदार को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया गया है। बिल के मुताबिक मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स में FCC के दायरे इख्तियार को वाज़ेह किया गया, जिसका मकसद शफाफियत को यकीनी बनाते हुए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने बिल पर तनकीद करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए आम इंतखाबी मामलात को सुप्रीम कोर्ट से हटाकर आईनी अदालत में मुंतकिल किया जा रहा है, हालांकि ऐसे मामलात में आईनी तशरीह की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे तो अब ये मामला आईनी अदालत में क्या जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीम का दिफा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कई मामलात पहले ही आईनी अदालत में सुने जा रहे हैं। उनके मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी जैसे मामलात या फिर आईनी नोयत के ही होते हैं और उनका फैसला FCC को ही करना चाहिए। अच्छा, साथ ही लॉ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक मामलात भी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगे और ये अमली तौर पर मुमकिन जो है वो नहीं कि कुछ इंतखाबी अपीलें सुप्रीम कोर्ट और कुछ इस दूसरे फोरम पर सुनी जाए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद ये बिल अब सेनेट को इरसाल कर दिया गया। इस बिल से शफाफियत, एहतसाब और अदालती इख्तियारात पर एक नई बहस ज़रूर छिड़ चुकी है और इसी वजह से हमने भी इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हम इस प्रोग्राम में इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर अपने असासे 1 साल तक आवाम से खुफिया रख सकेंगे, जबकि इंतखाबी तनाज़ात के फैसले सुप्रीम कोर्ट के बजाय FCC में सुने जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल मेरा ये कि क्या ये कानून अवामी नुमाइंदगान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या शफाफियत पर एक और कदगन है, और क्या इंतखाबी मामलात को आईनी अदालत में ले जाना अदालती निज़ाम को सादा बनाएगा या मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा पाकिस्तान या पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम तर जो साजी है इस पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में रियासत अली आज़ाद साहब जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, साथ ही कवर दिलशाद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। रियासत साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। रियासत साहब, ये जो नई कानून साजी हुई ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और एक आम जो इलेक्शन सिस्टम है उसके लिए किस तरह से बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्रा, बात ये है कि देखें, ये तो सीधी जो आर्टिकल 25 है आइन के अंदर दिया गया ये उससे मुतसादम है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि देखें लाखों वोट लेके आते हैं और लाखों तनख्वाह भी लेते हैं और किस पर्पज़ के लिए आते हैं कि ये जो सियासत है इसको हम इबादत समझ के तो करते हैं। तो जब आप इबादत करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे ज़ाती राय में बीइंग एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आप अगर एक MP या MNA बनते हैं, आप अपने एहसास से शो करते हैं तो ये तो पब्लिक का राइट है जो आपको वोट दे रही है, जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत भी। और मेरी ज़ाती राय में कि आप अगर जब मेंबर बन रहे हैं तो आपके एहसास से हैं जी 5 करोड़ मिसाल के तौर पर, तो आवाम को पता होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान का कल्चर अब सियासत को बतौर कारोबार लिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा कारोबार कोई है ही नहीं। तो इससे तो ये कि देखें, पब्लिक एक्सचेकर से आप तनख्वाह लेते हैं और आपको अगर इतनी सिक्योरिटी खदशात हैं तो आप इस काम में ना पड़ें। और फिर इसको क्लासीफाई कौन करेगा? स्पीकर करेगा, चेयरमैन सेनेट करेगा और 1 साल तक करेगा। क्या 1 साल के बाद वो ख़तरात ख़त्म हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो आइन के अंदर दिए गए आर्टिकल्स हैं
जो 8 से 28 तक है, चैप्टर नंबर 2 उससे मुतसादम है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और पब्लिक के समझाने के लिए मैं कहूँगा कि ये इस्तिस्ना है कि इनको इस्तिस्ना दे दिया जाए कि जो मर्जी करते रहे, पब्लिक को उसका पता ना चले। तो ये पब्लिक का राइट है। आप टैक्स जो है पब्लिक के जो एम्प्लाई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, आप उनका बाय होकर करो को उनको नोटिस दिए बगैर उनकी तनख्वाह से काट लेते हैं। और यहाँ पे आप कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में आ रहा है, मैं तो इस हक में हूँ कि किसी पार्लियामेंटेरियन को तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। बार के ऑफिस बेरर इलेक्शन लड़ते हैं, सदर सेक्रेटरी बनते हैं, आप वो भी क्लेम करना शुरू कर दें कि बार फंड से हमें तनख्वाहें दी जाए। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरी बात जो आपने एफसीसी का जिक्र किया है, ये जितनी लेजिस्लेशन हो रही, आज तक 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिडंडेंट किया गया, एफसीसी को वो तमाम अख्तियारात आपने 184(3) जो 100 वोटों वाला था आपने ख़त्म कर दिया। अगर इंतज़ामिया पब्लिक एट लार्ज का नमरा कोई ऐसा मसला खड़ा होता उसको रिड्रेस नहीं करती तो अवाम के पास एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। आपने अब 27वीं तरमीम में उसको ख़त्म कर दिया 184(3) को, यानी ना अदालतों से उसको इंसाफ मिलेगा, ना अदालत उस पर 100 मोटो ले सकेगी और फिर सुंजियाँ जड़गलियाँ मिर्जा यार फिर हुकूमत जो मर्जी है वो करती रहे। तो अब ये मामलात रेफर करना अमेंडमेंट करके इलेक्शन एक्ट के अंदर कि ये तमाम मामलात एफसीसी सुनेगी। एफसीसी को तो हम कहते हैं कि ये ठप्पे वाली जुडिशरी है, जो कुछ उनको कहा जाएगा वो किया जाएगा। हम तो कहते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक का अदलिया जो है वो मैनेज और मनूवर है। चले ठीक है, कंवर साहब की तरफ चलते हैं। कंवर साहब, जो ये इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई हैं उस पर रियासत साहब की तो राय आपने सुनी है, आप मुत्तफिक हैं उनकी राय से या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमारे दोस्त रियासत अली आज़ाद साहब ने बिल्कुल एक इसका पस मंजर बयान कर दिया, लेकिन मैं इसे हट के भी मैं आपके इतला के लिए एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। दरअसल तो ये जो आयन है, इसके आयन के सेक्शन 138 में तरमीम की जा रही है कि असासे जो हैं वो क्लासिफाइड कर दिए जाए, यानी उसको पब्लिक ना किया जाए, उसका गजट नोटिफिकेशन ना किया जाए। ये इमरान खान के जमाने में भी 2021 में भी ये अमेंडमेंट आई थी और उन्होंने इसी तरह के, बिल्कुल चरबई है ये, चरबई लेते हैं, इतनी इनमें तो अकल नहीं है ना कोई नया आइडिया लेके आए। तो वो नया आइडिया नहीं है ये 2021 में भी ये हुआ था। तो उस वक्त जिस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसके बारे में बकायदा, ठीक है, ज़ाहिर उनके पास रिपोर्ट आ गई थी ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त की पार्लियामेंट ने तो मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने भी और MQM ने, जो भी थे, उन्होंने शदीद इस पे एहतजाज किया कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वो उनके पास चूंकि मेजॉरिटी नहीं थी तो वो कानून नहीं बन सका। लेकिन इसके बाद देखें कैसे कैसे जमाना बदलता है। ये सियासतदान भी जो है हमारे कैसे कुएं के मेंढक हैं, ये तरह तरह की आवाजें निकालते रहते हैं। अब उन्हें 2022 में इसी तरह का फिर अमेंडमेंट आई, ये असेंबली डिसॉल्व होने से पहले, कि इंतखाबी इस्लाहात का नारा लगा कि जी इंतखाबी इस्लाहात हो रही है, बहुत बड़ी इंतखाबी इस्लाहात हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि जनाब जो असासे जो होंगे सेक्शन 136 के तहत वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। तो उस वक्त PTI ने मुखालफत की। आप देखें जमाना देखें आप, 2021 में PTI पेश कर रही है, 2022 में बाकायदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी थी जिसके शहबाज शरीफ साहब बने थे वजीर आजम, वो जनाब उसकी पार्टी ने इसकी हमायत की और PTI ने मुखालफत की, तो वो नहीं हो सका, ज़ाहिर है। इसके बाद चंद हफ्तों के बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब ये तीसरी मरतबा ये कोशिश की गई है। अच्छा। इसमें सबसे पहले हमारे दोस्त रियासत अली आज़ाद साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी महकमाना अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया है। हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। दरअसल ये बदनीति पर मबनी है। अच्छा। ये जो हमारे सियासतदान जो हैं, ये इबादत नहीं रही। रियासत अली आज़ाद साहब आपने सही फरमाया कि ये इबादत समझ कर ये पार्टी में आते नहीं, ये इबादत समझ कर नहीं आते, ये मनी लॉन्ड्री करने के लिए आते हैं। अच्छा। ये अपने जो मनी लॉन्ड्री के लिए आते हैं ये लोग, ताकि पैसा कमाएं। अब उस पैसा जब कमाया जाता है तो वो फिर बाकायदा वो जो असासे जो होते हैं जो 31 दिसंबर तक पेश किए जाते हैं उसमें लिखना पड़ता है। उसमें अगर कोई हकायक के बरक्स लिखे तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे इमरान खान से गलती हुई कि उनको उन्होंने जो गिफ्ट मिले थे उनको फरोख्त कर दिए, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, तो उसमें उनका केस चल गया। वही आर्टिकल जो हमारा सेक्शन जो है 137 के तहत वो सजा भी होगी 3 साल की और डिस्क्वालीफाई हो गए। उस चीज से डर की वजह से इन्होंने सोचा यह है कि अगर हमारे असासे ज़ाहिर हो गए, हमारी जितना पैसा हमने कमाया है साल 2 साल में,
वो ज़ाहिर करने पड़ेंगे, तो फिर वो अदालतों में जाएँगे, फिर हमारी डिस्क्वालिफ़िकेशन होगी कि ये कहाँ से पैसा आया है। तो अच्छा। ये इस तरह रोकने के लिए ना ये अच्छा, तो फिर सर बज़ाहिर जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है इस कानून साज़ी के अंदर, आखिर कोई आर्ग्यूमेंट भी तो दिया गया होगा ना, तो जो एसेट्स होते हैं वो ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियंस के, वो आवाम को उन्होंने बताना होता है कि उन्होंने ये एसेट्स किस तरह से बनाए। अब जबकि इसमें तरमीम की गई हैं, तो सर फिर जवाज़ क्या पेश किया गया इस कानून में कि इस बात का तयन किस तरह किया जाएगा कि जो एसेट्स हैं वो नाजायज़ तरीके से नहीं बनाए गए, अगर उनको छुपा ही लिया जाएगा तो? नाजायज़ तरीके से तो उन्होंने बनाने हैं। वो छुपाने के लिए तो ये सेक्शन 138 में तरमीम कर दी। जब ये होता था, जब ये असासे आ जाते थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, तो फिर इसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद ये गज़ट नोटिफिकेशन होता था, तो वो किताब भी शक्ल में आ जाता था और उसकी कीमत होती थी 15,000 या 20,000 रुपए जमा करा के वो आप गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से हासिल कर लें। या अगर आपने मखसूस किसी मेंबर का लेना है उसका असासा, तो उसकी फीस जमा करा दें तो असासा मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने पाबंदी लगा दी, जब स्पीकर साहब होंगे, चेयरमैन सेनेट हो गए, अब हमारी जान को खतरा है, हमारा माल का खतरा है, हमारी सिक्योरिटी रिस्क है। तो जनाब आपको सिक्योरिटी रिस्क है तो घर बैठे इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है आपको? घर बैठ ठीक जाइए आप। ये ठीक है। कितना ही डरते हैं आप, कितना ही डरते हैं कि हमें हमारे अगर साथी ज़हर हो गए तो हमें हमारे ऊपर हमले हो जाएंगे, हमारे खानदान पे हमले हो जाएंगे, हमारे बच्चे अगवा हो जाएंगे। तो आप मेहरबानी फरमा के घर बैठे किसी और को गरीब को आने दें, आके कौमी असम्बली के मेंबर बनने दें। तो ये सारा इन्होंने हौसला तो हम नहीं कह सकते, बहुत बदनीति का मुजाहरा किया। लेकिन जैसे कि रियासत साहब ने सही फरमाया है, ये आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। वो आर्टिकल 19A ये कहता है कि आपको जो भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो हक हक पड़ता है इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई ना दे तो कंटेम्प्ट लग जाता है। तो या ठीक। इसी तरह से अब आर्टिकल 19A की खिलाफवर्जी कर रहे हैं कि आप असासी छिपा रहे हैं, आप नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, उसकी कॉपी नहीं दे रहे। तो ये बाकायदा ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारी जो बनी है फेडरल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जी, वो भी एक एफसीसी। बड़े अच्छे जज हैं। तो वो भी जो फैसला करते हुए वो भी आप पाकिस्तान के हालात को देखते हुए फैसला करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हो गया सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम हो गया। तो वो ठीक है, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक। कानून बन गया, आइन बन गया, ठीक हो गया है। चलिए एफसीसी लेकिन पे भी बात इनकी जो करते हैं। आज जो बिल पेश किया है, ये बदनीति पे मबनी है। अच्छा, ये बदनीति पे मबनी बिल है। रियासत साहब, जो पब्लिक एसेट डिक्लेरेशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए इंतहाई अहम होते हैं। अब जबकि ऑपोजिशन की तरफ से जो वॉइस आ रही है वो ये है कि जब ये इस तरह के कवानीन पास होंगे तो उससे ट्रांसपेरेंसी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो ख़त्म होने के बराबर हो जाएगी, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। उससे होगा ये कि पोटेंशियली एक शील्ड मिल जाएगा लॉ मेकर्स को पब्लिक स्क्रूटनी से। तो ये जो उनको शील्ड फराहम कर दिया जाएगा अगर इस तरह की कानून साजी हो जाए, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए बेहतर है या नहीं है? देखिए नम्रा, बहुत बुनियादी बात है इस हुकूमत की। मुझे एक चीज़ बता दें कि मैं मैक्सिमम लैटिन मैक्सिमम मैं बोलने लगा हूँ। सेलस पपुलिस सुप्रीमा लेक्स के बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज़ मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। मुझे बता दें कि इस पार्लियामेंट ने फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक कौन सा बिल पास किया है, कौन सी लेजिस्लेशन की है? क्या गुर्बत को रिड्यूस करने के लिए, एजुकेशन के लिए जो 25A में दिया गया आर्टिकल के अंदर, इसके हेल्थ के लिए, मतलब कोई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, कवानीन को अपग्रेड करने के लिए? आप देखें, अगर कवानीन की बात करें तो CRPC 1898 का है। आप CPC की देखें तो 150 साल पुराना है। आपने लिमिटेशन एक्ट बहुत पुराना है। आपने एक अमेंडमेंट नहीं की जो जनरल पब्लिक से मुतल्लिका है कि उनको डोर स्टेप पे उनको सस्ता इंसाफ मिले। आपने तो उनसे ये रेमेडी भी छीन ली है कि आप अदालतों को आपने इतना काबू कर लिया है कि अदालतें अब बस सिर्फ दिखावे की और एक खूबसूरत बिल्डिंगें आप लोगों को दिखा सकते हैं। उसके अंदर जितने मामला जो कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। खूबसूरत मकबरे के तौर पर वो बिल्डिंग दिखाई जा सकती है, बाकी उसकी जो सेंटिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी। तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी लेजिस्लेशन हुई, इन्होंने कहा कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें इस्तिस्ना दे दो, 26वीं तरमीम करके हमें सियासी जज लगाने की इजाज़त दे दो, 27वीं तरमीम करके एक नई अदालत बना दो जो हमारी मर्जी के फैसले करे। आपने FCC बना दिए। अब आपने इससे पहले भी देखे
मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ला के कमेटी बनाई, जब आपको उसने सूट ना किया आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए, जब उस ऑर्डिनेंस के तहत भी मेजॉरिटी उन जजेस की आ गई तो वो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आ गए। मुझे बता दें कि कौन सा एक्ट या कौन सी सिवाय आइन को अमेंड करने के, सिवाय इलेक्शन एक्ट को और रूल्स को अमेंड करने के अलावा मुझे कोई बिल बता दे इस पार्लियामेंट ने किया और जिसका काम ही ये है कि वो सिर्फ लेजिस्लेशन करेगी। तो मुझे लेजिस्लेशन बताएं। लेजिस्लेशन तो होनी थी पब्लिक के लिए, चूंकि हम जमहूरियत के हवाले से पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कहते हैं कि जी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन इस तमाम प्रोसेस के अंदर वो जो पीपल का जिक्र है मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। कंवर दिलशाद साहब को शायद नजर आता हो, माशाल्लाह वो सीनियर, वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपनी सर्विस तक उसको दी, उनको नजर आता हो, मुझे कम अज कम नहीं आता और आपको भी शायद नजर ना आता हो। तो पब्लिक कहाँ पे है जिसके लिए ये आपने पूरा ये पब्लिक का ये जो पार्लियामेंट आपने बनाई है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज बनाई है, जो गवर्नमेंट बनाई है, यहां पे तो कराची के अंदर आप देखें 7 साल का बच्चा एक दिन गटर का ढक्कन ना होने की वजह से मर जाता है, हफ्ते बाद एक और बच्चा। ओ भाई आप मिसालें देते हो एफसीसी बना के कि ये तो यूरोप में है, ये तो यूके में है, ये जर्मनी में है, ये इंडिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और भाई आप लोगों को सर्दियों के पूरा सीजन में घर में सुई गैस नहीं दे सके, लोगों के चूल्हे नहीं जले, आप यहां पे बैठे हुए अपनी जात अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए जितनी भी कानून साजी की आपने वो की है और आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बना के, मैं समझता हूं कि अदलिया के साथ जो कुछ इस वक्त कर दिया गया है वो बिल्कुल मैंने ना सुना था कभी, ना कभी सोचा था कि जिंदगी में ऐसे हालात में लोगों का इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नमरा पेश होता हूं रोज, सुप्रीम कोर्ट तक पेश होता हूं, लोग अपने केसेस लेके नहीं आ रहे, ये अदालतों की हालत है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया और उस वक्त से डरना चाहिए कि जब पब्लिक का ये रिवोल्ट हो। मैं नहीं कहता कि ये ऐसा हो, लेकिन अगर लोग इतने मुतनफ़र हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो उसके रिपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस वो बड़े सवेयर हो सकते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए कि वो फॉर दी वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक भी कोई काम कर ले, सिवाय अपनी जात को मुकद्दम रखते हुए गवर्नमेंट जो इस वक्त लॉ मेकिंग कर रही है वो अपने लिए कर रही है, अपने फायदे के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रही है, आवाम के लिए नहीं करी। कंवर साहब, इससे पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाया करती थी, कोई अपील्स हो गई, इंटरप्रिटेशंस होती थी सर्टेन इलेक्शन मैटर्स में, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम का वर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ, जिसकी वजह से ये तमाम तर एक शिफ्ट देखा जाएगा सर्टेन जुडिशल फंक्शंस के अंदर, स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड जो अफेयर्स हैं, डिस्प्यूट्स हो गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है? चंद हफ्ते पहले जो एक आइन में तरमीम की थी 27वीं अमेंडमेंट, उसमें इन्होंने आइन के आर्टिकल 17 में जहां लिखा होता ना कि जो पार्टी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाए या उसको बैन किया जाए तो उसके लिए अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करने की गुंजाइश है 1 महीने के अंदर अंदर, अगर कोई पार्टी को खिलाफ कानून करार दी जाए तो वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जगह उन्होंने लिखा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब जहां जहां सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है वहां फिर उन्होंने करना पड़ा, जिसमें आइन के आर्टिकल 51 है, 105 है, जितना भी है, इस तरह उन्होंने चेंज करके वहां जहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था तो वहां उन्होंने कर दिया पाकिस्तान फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनवाई। तो ये सारी करना पड़ा, मजबूरी थी, हमारे दफा था सुप्रीम कोर्ट, तो वहां उन्होंने कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अभी ठीक है कब बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, अब हमें ये ख्याल करना चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले करे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बहुत इख्तियारात कम हो गए हैं वो सिर्फ सिविल कोर्ट या फौजदारी के मुकदमे सुनते रहेंगे, लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा। अब इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा गया कि अगर कोई आर्टिकल 63(1) के तहत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, पहले इख्तियार थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो था वो उसको डिस्क्वालीफाई करता था, जैसे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, यूसुफ गिलानी को किया। तो इसी लेकर इस फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में भी इख्तियार जो थे वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास थे। अब उन्होंने वो कर दिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, यानी वो इलेक्शन कमीशन के भी इख्तियार खत्म कर दिए, उनके भी पर काट दिए उन्होंने कि वो नहीं कर सके। अब वो अब फेडरल कोर्ट में जाएगा, 6 माह लगाए, 3 माह लगाए। इस पे ऑपोजिशन का कंसर्न भी प्लीज ऐड कीजिएगा। ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये जो मैटर्स होते हैं इनको कोई खास कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं होती, तो अगर जब इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करवाई जाएगी एफसीसी से तो वो उसके रोल को अननेसेसरीली एक्सपेंड कर देगी।
ठीक है, अपोजिशन का तो मामला होता है ना, हर मामले में उन्होंने एतराज भी करना होता है, अपनी राय भी देनी हाँ, लेकिन होती ये है। वैलिड है इसमें या नहीं, प्लीज वो बताइएगा। अली जफर की बड़ी अच्छे दलाइल थे। अली जफर ने जो अपने पीटीआई की तरफ से जो अपने दलाइल पेश किए, वो उनमें बड़ा वजन था। हम्म। तो बहरहाल वो तो ज़ाहिर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंसान है, कॉन्स्टिट्यूशनल खानदान है उनका, तो उन्होंने अपनी राय दे दी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अभी इसको तो चल बात खत्म हो गई, बन गया है, लॉ ऑफ लैंड हो गया है, और कल या परसों सदर मुमलक का दस्तखत कर देंगे तो एक्ट का हिस्सा बन जाएगा, कानून का हिस्सा बन जाएगा, वो तो मामला खत्म हो गया। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ अब जो 28वीं अमेंडमेंट आ रही है, वो इससे भी ज्यादा बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें तो हमारे ये सियासतदानों को एहसास ही नहीं है, उसमें तो ख्वातीन के जो है नशिस्तें और खत्म कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने ये कहा, बिल्कुल उसमें आ रहा है कि जो ये भी आर्टिकल 51 और हाँ, और फिर इसके बाद 106 उसकी खिलाफ वर्जी है। और अच्छा। इसके साथ साथ जो है ये आर्टिकल जो हमारा 226 है उसकी खिलाफ वर्जी है कि ख्वातीन, उसमें जिक्र ही नहीं है कि ख्वातीन जो है वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट में सीटें ले लें। वो तो सेनेटर बन सकती है, लेकिन इनमें नहीं, इनमें रिजर्व सीट नहीं है। वो अच्छा। रिजर्व सीट भी खत्म कर रहे हैं 28वीं अमेंडमेंट में। हम्म। और 28वीं अमेंडमेंट में ये भी आ रहा है, सूबे भी बन रहे हैं, और साथ साथ कराची जो है उसको भी दारुल हुकूमत बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये सारी 28वीं अमेंडमेंट इससे भी ज्यादा बड़ी अहमियत की होगी। फिर प्रोग्राम करें, रियासत साहब को बैठाए, हम भी बैठेंगे, अच्छा। उसमें खुल के बातें करेंगे। हाँ, तो तभी 28वीं अमेंडमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं, बड़ी अहम अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर भी। अच्छा सर, उसमें एज से मुतालिक भी कुछ बातें हो रही हैं, तो वो भी आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं? इस बारे में सर, एज से मुतालिक जो वोटर है उसकी एज जो है वो 25 साल कर दी जाएगी 18 हाँ, से। यस यस, ये भी, हाँ, ये भी मसला ज़ेरे गौर आ रहा है। अच्छा। उसमें ये हो रहा है कि एज जो है जो है वोटर्स की, उसकी 25 साल कर रहे हैं। हम्म। और जी पहले हमारी 21 साल तो हमेशा रही है, 21 साल तो। जी। लेकिन ये बहरहाल जब ये मुशर्रफ साहब का दौर आया था, हमारे जो सियासी काम होते हैं ना, अच्छे अच्छे काम, वो हमेशा गैर जमहूरी हुकूमत में होते हैं। ठीक। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं बड़े बड़े हमारे दोस्त हजरात, लेकिन जितने भी अच्छे काम होते हैं ना, वो होते हैं गैर जमहूरी हुकूमत के जमाने में। अच्छा। अब ये मुशर्रफ साहब के जमाने में उन्होंने 18 साल एज की थी, कोई डिमांड नहीं थी। यस यस, ये उन्होंने 2002 के जनरल बाद। तबलीग नकवी ने फार्मूला पेश किया कि जनाब ये उम्र जो एज जो है 21 की बजाय 21 18 की जाए। जी हाँ। जब पाकिस्तान ने 18 साल की, तो आप हैरान होंगी कि इंडिया ने 18 साल कर दी, ठीक। और हाँ, ईरान ने 17 साल कर दी। जी। तो ये सारे मामला जो हैं, अब ये कह रहे हैं 25 साल में, पर ये बड़ा मुश्किल मरला है 25 साल करना। उनका बहाना क्या बनाते हैं, बड़े बड़े के दिमाग बड़े अजीब गरीब बैठे, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। उन्होंने कहा जो कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, तो उसको इलेक्ट करने के लिए भी 25 साल का वोटर चाहिए। यानी खूबसूरत दलाइल देखें, ठीक। कैसे खूबसूरत दलाइल देते हैं ये लोग। ठीक। तो बहरहाल वो भी तरमीम आने वाली है, वो भी आ जाएगी सुबह को। सूबे को की बारे में भी आर्टिकल 239 में तरमीम आ रही है, वो भी आ जाएगी कि भाई सूबे को इख्तियार दिक्कत जो है वो वफाक को दिया जाएगा सूबे बनाने के बारे में, जैसे इंडिया में है। ठीक तो है। इसी तरह कराची को भी दारुल हुकूमत बना रहे हैं, ग्वादर को भी दारुल हुकूमत बना रहे हैं। ये बड़ी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही है। अब इसके साथ साथ जो अच्छा। पर जुग्राफाई हदूद तो यही रहेंगी, लेकिन तरमीम में बहुत आ रही है। बहुत तो तरमीम बड़े आ रही है। रियासत साहब, इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें प्लीज कोई। देखिए, मैं कंवर दिलशाद साहब ने दो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मैं उनमें ऐड ऑन करते हुए मैं आर्टिकल 17 की भी मैं बात करूंगा। जो आर्टिकल 17 आइन के अंदर सब आर्टिकल 2 है ना, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैन करना हो ना, तो उसका रेफरेंस विद इन 15 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में भेजते थे। अब उन्होंने एफसीसी को चूंकि सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उनको पता है कि ये जो कोर्ट बैठी हमारी मर्जी की, हम जिसको चाहेंगे बैन भी कर लेंगे, ठीक है। हालांकि उसकी सर्टन कंडीशन है आर्टिकल 17 के अंदर। फिर किसी भी जैसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है 186 से आइन के अंदर दिया गया कि किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर एम्बिग्यूटी है तो प्रेसिडेंट एक रेफरेंस भेज के जो एडवाइजेस लेगा तो वो एफसीसी देगी, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। तो यानी जो कुछ है ये एक मेला फाइडी पे मबनी ये तमाम लेजिस्लेशन है। और जहाँ तक वोटर एज की आपने बात की ना, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पाकिस्तान में एवरेज लाइफ भी तो देखें ना, बजाय कि आप एज को रिड्यूस करें। और डेमोक्रेसी तो है ही, इसको एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करना, लोगों की ट्रेनिंग करना। जब वोटर आपका 18 साल का आ जाता है, उसको आप एक तो जॉब नहीं देते, अब आप उसको वोट भी नहीं करने देंगे, तो वो अपना एग्रेशन कहाँ पे लेके जाएगा? इसका मतलब है कि आप उसको सियासत से ही अलग थलग करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप करना क्या चाह रहे हैं? अगर
आपको क्या यकीन है कि अगर आप 25 कर देंगे या 27 कर देंगे तो आपका समुंदर और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहने लग जाएंगी, आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपकी सियासत हो जाएगी, उसके रिपरकशंस होंगे, वो स्टूडेंट्स के अंदर एक रिवोल्ट आएगा और वो स्टूडेंट्स इसके ऊपर एजिटेशन करेंगे। इस एस्पेक्ट को भी गवर्नमेंट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को देखना होगा। भी मुझे मेरे जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ एतराज़ात हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन इस सेगमेंट से इतना ही, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या मामला है। जी वेलकम बैक। इस वक्त बात करेंगे सेंटर की जो दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान लड़ाई झगड़े जब से हुकूमत बनी है, बल्कि उससे पहले तो चलें एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो तो चलता ही आ रहा है, लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है और ये इत्तेहादी जमातें हैं बज़ाहिर, लेकिन उनकी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हुए। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि ये जो जमातें हैं वो नहरों का मामला हो या फिर उसके अलावा दीगर कोई ऑर्डिनेंसेस जो पास हो जाते हैं सदर के साइन करने के बगैर, उस पर उनकी लड़ाई झगड़े एतराज़ात नज़र आ जाते हैं और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाती हुई नजर आती है। लेकिन अब की बार जो इस वक्त सेंटर से आवाजें आ रही हैं वो 28वीं तरमीम और 18वीं तरमीम से मुताल्लिक आ रही हैं। 18वीं तरमीम पे डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि ये एक ढकोसला साबित हुई, क्या इस बात को जाहिर करता है कि 28वीं आईनी तरमीम के लिए राह हमवार की जा रही है? क्या रास्ता बनाया जा रहा है जहां पे 18वीं तरमीम को रिवर्स करके या कुछ ऐसे उसके पॉइंट्स है जिनको बदलते हुए 28वीं तरमीम लाई जाएगी? आज भी राना सनाउल्लाह साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पे बहस हुई थी, लेकिन मजीद उसमें बेहतरी की गुंजाइश है जो कि अब करनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बहस चल रही है 18वीं तरमीम को लेकर, डिफेंस मिनिस्टर का ये तक बयान आ गया जहां पे कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम तो एक ढकोसला है। सर, इस बयान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से रिसीव करती है? जी, पीपल्स पार्टी क्या रिसीव करेगी? साहब उम्र सीधा हो गए हैं, 80 साल के करीब हैं, तो इस उम्र में कई दफा इंसान सेंसेस में नहीं होता। अच्छा। तो कोई बातें ऐसी हो जाती हैं, अल्फाज का इस्तेमाल, वोकैबुलरी, हाफजा कमजोर हो जाता है, तो हम उसे उनकी उम्र की वजह से, उनकी ज़ईफुल उम्र की वजह से अच्छा। इस चीज को हम तवज्जो नहीं देते हैं। ढकोसला ये नहीं है 18वीं तरमीम, क्योंकि 18वीं तरमीम तो मिसाके जमहूरियत के तहत हुई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी मियां नवाज शरीफ उसमें साथ थे और इसका क्रेडिट लिया सारी सियासी जमातों ने अवाम के अंदर आके। ढकोसला पता नहीं अब ख्वाजा आसफ साहब किस स्टेट ऑफ माइंड में है या किस हालत में है कि उन्हें वो जद्दोजहद जिसकी वो असेंबली में माफिया मांगा करते थे और कहा करते थे मेरे अब्बा से भी गलती हुई जनरल ज़िया की सपोर्ट करके, तो मुल्क के अंदर जमहूरियत के फरोग के लिए ये मिसाके जमहूरियत हुई है, 18वीं तरमीम हुई है। तो अब ख्वाजा साहब का अगर जरा हाफजा थोड़ा सा भी काम करे तो ढकोसला उनकी वो तकरीरें थी या ढकोसला उनकी आज की स्टेटमेंट है? तो ये तो सवाल आप उन्हीं से कीजिए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। अच्छा। और हमारे शदीद इख्तलाफात हैं नजरियाती तौर पे मंशूर के ऊपर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं, पार्लियामेंट में कोई भी एक सियासी जमात हुकूमत नहीं बना सकती, तो हमने PMLN को हुकूमत बनाने की दावत दी और हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कैबिनेट में मौजूद नहीं है। अब हमारे इख्तलाफात, जो हमारे मंशूर में चीज होती है उसे हम सपोर्ट करते हैं, जो हमारे मंशूर में नहीं होती है, उसके खिलाफ होती है, उसे हम रेजिस्ट करते हैं और ये हम करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। अब ख्वाजा साहब के कहने पे हम अपनी 50 साल की जद्दोजहद, जमहूरी क्रीडेंशियल, आइन के तहत लिए की जाने वाली जद्दोजहद तो नहीं ना। ख्वाजा साहब तो नए नए जमहूरियत वाले हुए हैं और हमारा भी जमहूरियत है। तो बैरिस्टर साहब, फिर ये जो बयानात हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो 28वीं तरमीम का रास्ता है वो हमवार किया जा सके? देखिए, 28वीं तरमीम बयानात से तो नहीं होगी। ख्वाजा साहब का एक ही वोट है, भले उन्हें
वजीर नहीं, लेकिन दिफा सर थे वो मैटर करता है ना, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं हुकूमत में वो, और वो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे आएंगे। वोट उनका एक है, भले अच्छा। उन्हें वजीर आजम बना दें। अच्छा। और ये बयानबाजी से तरमीम नहीं होगी, वोटों से होगी। और पीपल्स पार्टी के बगैर इन्हें कोई, इनकी हैसियत नहीं है कि ये आईनी तरमीम कर सके। तो सर अगर और पीपल्स 28वीं तरमीम पार्टी, होती है तो पीपल्स पार्टी उसका साथ नहीं देगी? देखिए 28वीं तरमीम तो कभी ना कभी आइन में होनी है, और अगर वो हमारे मंशूर के मुताबिक हुई, आइन की रूह के मुताबिक हो, वही तो पीपल्स पार्टी साथ देगी या पीपल्स पार्टी लाएगी 18वीं तरमीम। लेकिन ऐसी कोई 28वीं तरमीम जिस तरह का लहजा और जिसमें 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा जाए, अच्छा। तो ऐसे ढकोसलों के साथ तो नहीं हम चलेंगे। लेकिन सर अभी मैं रिसेंटली जो बात कर रही हूँ वो रिसेंट फ्यूचर की ही है, जहाँ पे 28वीं तरमीम की बहस बहुत ज़्यादा है, उस पर मुख्तलिफ बयानात देखे जाएं। इवन ये तक बयानात आ चुके हैं कि मार्च में ये हो जाएगी। मेरे प्रोग्राम में जब आई वॉज टॉकिंग टू सायरा बानो साहिबा, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि 28वीं तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी। उन्होंने कहा कि 26वीं 27वीं पे जो किया, भागते हुए आएंगे, वोट करेंगे, पहले एतराज़ करेंगे। उसके अलावा फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये मई में होने जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी। तो सर मैं अभी की बात कर रही हूँ कि जिसमें 18वीं तरमीम। जी ये जो सायरा बानो है और फैसल साहब जिनका नाम लिया, जी, क्या ये पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी साजी के मेंबर हैं या हमारे लीडर्स हैं? कौन है? मैं नहीं जानता पार्टी में कि ये कोई ऐसे हैं। सर मैं पार्टी की पॉलिसी इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जो बहस हो रही है इस वक्त वो एनएफसी से, पार्टी की पॉलिसी बताने वाले। सर पार्टी की पॉलिसी नहीं, उनकी तज्जिया है, उनका तज्जिया तो नहीं है। तो वो पार्टी की पॉलिसी आप मुझे बताइएगा। सर एनएफसी से मुतालिक अगर बात होती है, 18वीं तरमीम का जो रिवर्सल की जो बातें हो रही है उसमें एनएफसी से मुतालिक पॉइंट्स है, कुछ सूबों के इख्तियारात से मुतालिक हैं। फिर उसके अलावा वोटर की एज से मुतालिक भी एक बहस सामने आई थी जिसपे कमर जमान कायरा साहब ने अब तो कहा कि मेरा एक जाती बयान है, लेकिन वो भी अभी अंडर डिस्कशन है। उसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं। तो सर इस तरह की अगर कोई बातें होती हैं तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए हमारा रद्द-ए-अमल आ चुका है 27वीं तरमीम के ऊपर। उस वक्त भी एनएफसी वार्ड के ऊपर बात करने की थी, पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया और हुकूमत को वो वापस लेने पड़ी। तो इस पे हमें दोबारा बताने की क्या जरूरत है? हम करके दिखा चुके हैं। हमने वही तरामीम में बातें 26वीं में या 27वीं में वही तरामीम की बातें मानी, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो आगे बढ़ के उन्होंने इसमें साथ दिया 26वीं तरमीम के कंसेंसस पे लिए। तो हम उसी को मानेंगे जो हमारे मंशूर में है। हमने आईनी अदालत को मानना, वो हमारे मंशूर में थी। जिन चीजों को हमने माना है वो हमारे मंशूर में थी। 18वीं तरमीम के ऊपर कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान का मुतालबा रहा है और इस पर मुल्क 2 लख्त हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये तरमीम लेके आई है, जिसकी वजह से आज सारे सूबे खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अलर्जी की बातें नहीं हो रही हैं, ये तरमीम की वजह से है। अच्छा तो सर, कोई नागबत देश अगर ऐसी बातें करे तो ये वोटों से होगी। पीपल्स पार्टी क्लियर कर चुकी है, हम बिल्कुल भी किसी ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं होंगे जो आइन की रूह की खिलाफ वर्जी होगी या पीपल्स पार्टी के मंशूर या सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो। अच्छा सर, सादा अक्सरियत के लिए वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आपकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती भी है 2/3 मेजोरिटी इज अनदर डिबेट। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि एक असेंबली से 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, वो काफ़ी हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह जब जो कि सियासी मुशीर हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर गुंजाइश है, रूम है बेहतरी के लिए। तो इस सूरत हाल में अगर सर ये डिस्कशन मजीद आगे जाती है तो क्या फिर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजन अपनी आईनी पोजीशंस छोड़ेगी, क्या करेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई नून लीग का बंदा कह रहा है कि हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होकर बता चुकी है कि हमें नून लीग की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये वो तो कह रहे हैं, हमने तो करके दिखा दिया ना, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इनकी कैबिनेट में नहीं बैठे, ये हुकूमत कर रहे हैं। और ये मुल्क को जरूरत है, हम कोई अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करना चाहते, वगरना ये एक दिन भी नहीं टिक सकते। अगर ये कोई ऐसे उनके अंदर हैं बुकरात जो ये मशवरे दे रहे हैं कि हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, तो फिर इन्हें बता दें कि ये सिस्टम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकेगा। और नून लीग की तो पीपल्स पार्टी को कभी भी जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर ये जो आईनी ओहदों की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, ये इसलिए बैठे हैं, हमारे पास कोई हुकूमती इख्तियार नहीं है। ये हम लोग बैठे हैं एक बैलेंस के लिए और हम समझते हैं वफाक की मजबूती के लिए। वगरना ये फिर कोई ममनून हुसैन ले आते, कोई रफीक कादर ले आते, तो ऐसे सदर के साथ पाकिस्तान के वफाक को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता,
कौम एक ऐसा सदर पाकिस्तान है जिसने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए और सूबों को दिए, और जो पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान के फेडरेशन की अलामत है। तो हमने तो इसलिए किया है, ये हमारा अगर समझे तो हमने ओहदा नहीं लिया, ये निजाम के ऊपर और नून लीग के ऊपर एहसान किया है। ठीक तो इसलिए हमें कोई ना कि हमें नहीं जरूरत है कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है और ये सर। हम करके दिखा चुके हैं। ओके सर, दूसरी तरफ सिंध में आपके सामने एमक्यूएम खड़ी है। एमक्यूएम का आज के भी जितने भी बयानात उठा के देखें, एमक्यूएम ये कह रही है कि कराची के ऊपर ये जो तमाम तर मसाइल हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी बजाती है, 18वीं तरमीम उसके लिए जिम्मेदार है, और जो अब भी कराची को जो है वो वफाक को सौंपना चाहिए। सर, इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम कोई अब सियासी हकीकत है ही नहीं है। अच्छा, एमक्यूएम को तो हवा भर के तो खड़ा किया गया है, एक सुई की मार है और ये दोबारा ठुस हो जाएंगे। ये जिस जमात में भी ये अब साल 2 साल पहले का दिखा ले, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ये मकबूल सिद्दीकी, या एक दूसरे के बारे में क्या जुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसने एमक्यूएम बनाई थी अब उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं। तो इनका तो कोई नहीं है, ये तो बस ठीक है, इस वक्त निज़ाम को इनकी ज़रूरत है और इनसे काम लिया जा रहा है। इस वक्त एमक्यूएम का काम रेलू कट्टे वाला है और सारी जिंदगी इनका काम ये रेलू कट्टे का रहा है। जिस हुकूमत को जहाँ पे जरूरत हो तो ये आ जाते हैं, खैरात में इन्हें 2-3 वजारतें मिलती हैं और ये उसका काम करना शुरू कर देते हैं। वो भले पीपल्स पार्टी हो, वो भले नून लीग हो, वो भले पीटीआई हो, वो भले जनरल मुशर्रफ हो, भले जनरल जिया हो, या आज फिर नून लीग हो। तो ये तो इनकी तो मार है ये 1-2 वजारतों के। तो इनकी कोई सियासी हकीकत नहीं है, इसीलिए ये भाग गए थे वहां से बल्दियाती इलेक्शन में कराची से। तो ये बस बेचारे बोलते बोलते रहते हैं, इस तरह उनका कोई कैथारसिस होता रहता है, उन्हें आदत है बोलने की। अच्छा। पहले सुनने की थी, अल्ताफ हुसैन की तकरीरें सारी रात सुनते थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके अलावा इनकी कोई सियासत नहीं है, इन्हें कहने दे जो कहते हैं, इन्हें कोई भी सीरियस नहीं है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस सेगमेंट से इतना ही, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक है मेरे पास डिस्कशन के लिए, मेरे साथ ही रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में कायम गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करके अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करते हुए इंटरनेशनली एक जो है वो मौसर मौक़िफ़ दिखाया है। इस बोर्ड में अब तक पाकिस्तान समेत 19 ममालिक शामिल हो चुके हैं, जिनमें अहम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल है, जबकि इस पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी रजामंदी जाहिर की है। अच्छा, ये जो इक़दाम पाकिस्तान की रियासत की जानिब से लिया गया, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और आलमी अमन के लिए आवाज़ बुलंद करने को अपना फ़र्ज समझता है। बोर्ड का मकसद गज़ा की बहाली है, लेकिन इसके असरात आलमी पॉलिसी तक फैलते हुए हमें दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदगी है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान की मौजूदगी मुस्लिम दुनिया के अहम मसाइल पर तवाज़ुन और मजबूती पैदा करती है। अच्छा, अगर हम लोकली बात कर लें, नेशनल लेवल पे मुल्की सियासत में इस फैसले पर बहस भी जारी है। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम में आगे जाके हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है इस वक्त कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, मगर ये मौका पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर फ़ाल किरदार अदा करने का एक मौका फराहम करता है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल पर। पाकिस्तान के बगैर तो वैसे भी कोई और मुल्क हो, या पाकिस्तान के बगैर क्या कोई और मुस्लिम मुल्क इतना अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। यह शमूलियत पाकिस्तान की सफारती पोजीशन को भी मुस्तहकम करेगी, उसके साथ साथ जो हमारे दाखिली सियासत है उस पर एतमाद बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, और ये भी जाहिर करता है कि ये फैसले आलमी जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले ये जो पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से फैसला लिया गया, इस बोर्ड में पाकिस्तान का साइन करना, पाकिस्तान की शमूलियत, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, सिग्निफिकेंस तो पाकिस्तान की इसलिए भी ज़्यादा है, पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया मानती है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक वेट है दुनिया मानती है, दुनिया फिर पाकिस्तान पर ट्रस्ट करती है, और पाकिस्तान को वो दुनिया समझती है कि एक मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल मुल्क है,
और एक ऐसा मुल्क है, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टेक होल्डर है, जो आगे फैसिलिटेशन कर सकता है। सो पाकिस्तान इसमें देखे, पाकिस्तान की जो स्टांस है, सबको पता है कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है। राइट फ्रॉम 1947 उसमें कोई तब्दीली नहीं। हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड कंटिन्यूअस एक फलस्तीनी रियासत होगी, अल-कुद्स उसका कैपिटल होगा, 67 से पहले की बॉर्डर्स होंगी, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सो पाकिस्तान इस स्टांस के साथ वहां पे मौजूद होगा। सो पाकिस्तान और जो बाकी 8 ममालिक थे जो ऑलरेडी, जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली सऊदी अरब है और टर्की, तुर्किया है, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट वहां पे मैटर करे, इजिप्ट वहां पे है। सो सिग्निफिकेंस तो पाकिस्तान की ज्यादा इसमें है, सो पाकिस्तान के रेलेवेंस के हिसाब से। और मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की जो से होगी इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को देखता है या पाकिस्तान की लीडरशिप को देखता है, इवन आज आपने जो देखा होगा जेस्चर जो था, जी जो हाँ। प्लेजेंटरी आपस में चेंज हो रही थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, और फिर इसके बाद जो फील्ड मार्शल को उन्होंने इंडिकेट किया, फिर उन्होंने थम्स यस। अप किया फील्ड मार्शल को। तो दैट इज द इंडिकेशन की है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन है आपकी लीडरशिप की, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की, आपकी मिलिट्री लीडरशिप की, आपकी ग्लोबल दुनिया में आपकी एक स्टैंडिंग है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसमें एक बड़ा ठीक। अच्छा वैदिक किरदार अदा करेगा, while keeping in with the national interest as well as the aspiration of Palestinian people. ओके ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि लोकली जो है इस खबर को जब ये सामने आई है तो उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जेयूआईएफ की तरफ से भी मौलाना ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस पे अब क्या पाकिस्तान जाके नेतन्याहू के साथ बैठेगा, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट में इसके अंदर बहस नहीं हुई है इससे मुतालिक, तो उसको किस तरह से जो है वो काउंटर किया जाएगा, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें मौलाना बड़े एहतराम वाली शख्सियत है। बात यह है, क्या आप इसराइल यूनाइटेड नेशन में नहीं है? अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है ना, वहाँ मौजूद है। जी हाँ। कल नॉन सिक्योरिटी काउंसिल के भी नॉन परमानेंट मेंबर बन सकते हैं, पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद हो सकता है, और भी बाकी जो इदारे हैं यूनाइटेड नेशन के उसमें पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद हो सकता है। आप पाकिस्तान और इजरायली एम्बेसडर्स या आप देखें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में जो होती है अपने व्यू पॉइंट्स वहाँ पे देते हैं। क्या पाकिस्तान साइलेंट रहता, साइलेंट स्पेक्टेटर रहता, या पाकिस्तान एक बाई स्टैंडर के तौर पर रहता, या स्पेस पाकिस्तान खाली किसी को छोड़ता? जब हम कहते हैं पाकिस्तान की रेलेवेंस है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान इज ए मिडिल पावर, तो पाकिस्तान उसको एक्सरसाइज करेगा। और पाकिस्तान यकीनन, जिस तरह मैंने बात की है, अपना नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेगा, और फलस्तीनियों के जो एस्पिरेशन है वो भी देखेगा। लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पे वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। देखिए बिग थ्री जो हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो दुनिया देखती है हम वी कैन एक्ट एज ए ब्रिज। तो ये कहना कि इजराइल वहां पे है नहीं, अगर वहां जाके हम अगर फलस्तीनियों की खिदमत कर सकते हैं, गजा के लोगों की जो मसाइब है, जो मजालिम वहां हो रहे, वो खत्म कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हमारे लिए एक चीज अच्छा क्रेडिट में जाती है। ब्रिगेडियर और साहब, अगर 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 ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो इन्होंने प्रपोज किया था, ये जो मॉडल है, पीस ग्रुप है, अगर इसको पाकिस्तान ज्वाइन ना करता तो सर फिर पाकिस्तान को नुकसान क्या उठाना पड़ता? देखिए पाकिस्तान शुरू से एडवोकेट रहा है कि फलस्तीनियों के हुकूक की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करते हैं। तो एक इदारा बना है इसी के लिए, स्पेसिफिक बना है। और फिर देखिए ना, ये इदारा जो है बोर्ड ऑफ पीस, बेसिकली दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशंस पास्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 2803 को इम्प्लीमेंट करना इन्होंने। तो उस यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड है, ये आप समझ लें। क्योंकि देखें 2803 में क्या था, उन्होंने कहा था कि 20 पॉइंट जो थे प्रेसिडेंट ट्रंप के वो इंडोर्स किए गए थे। फिर कहा था बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, और फिर उन्होंने कहा था एक स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय होगी टू इंश्योर सिक्योरिटी। फिर उन्होंने कहा था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी। सारे काम जो है लोगों के मफाद में थे। सो पाकिस्तान ने वो यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल से पास हुई, इसको एंडोर्स कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट अच्छा, ऑफ पाकिस्तान क्या उस फोर्स का हिस्सा भी बनेगी जो हमास से मुताल्लिक काम करेगी, जिसका आपने भी जिक्र भी किया? देखें वो अभी इसमें हम इसको आपस में लिंक नहीं कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस डिफरेंट है, स्टेबलाइजेशन फोर्स डिफरेंट है। और पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियर किया है कि पाकिस्तान पीस कीपिंग के लिए जा सकता है, पीस इन्फोर्समेंट के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है।
और पाकिस्तान ने फिर देखे इसका फैसला पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट भी देखेंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करेगी और फलस्तीनियों का हम देखेंगे उनके एस्पिरेशंस क्या है, लेकिन पाकिस्तान डिसआर्म करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो पीस बोर्ड है ये फंक्शन कैसे करेगा, ये काम किस तरह करेगा रिहैबिलिटेशन ऑफ गजा के लिए या पैलेस्टीनियंस के लिए, और फिर उसके बाद रीबिल्डिंग रीस्ट्रक्चरिंग जो होनी है वो किस तरह से होनी है, प्रपोज्ड मॉडल जो है उसके मुताबिक? जी हाँ, बोर्ड ऑफ पीस में जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, मार्को रूबियो है, कुशनर है और इसके अलावा स्टीव विटकॉफ भी है और True. टोनी ब्लेयर भी है, ये ऊपर बैठेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको बेसिकली कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा। उसके नीचे तो जैसे एग्जेक्टिव बॉडी है, उस एग्जेक्टिव बॉडी में अरब भी हैं, फलस्तीनी भी है, इजरायली भी है, जो बिल्कुल फर्दर एग्जीक्यूशन वो करेंगे। इनके नीचे टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनेगा जो फलस्तीनियों का होगा, अच्छा। जो बेसिकली रन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। इसके बाद जो इनको सपोर्ट करेगी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। जब ये सारी चीजें वहां इन प्लेस होंगी तो वहां पे फिर अमन आएगा। ओके जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।